चलिए अब होगा यहाँ से लुसेंट का सुपरा साफ, ठीक ना। आज कहते हैं, आज है रूटिंग में है पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। पॉलिटी में हम लोग किए थे 1813 का चार्टर अधिनियम तक, आज उससे आगे होगा, लेकिन आगे पढ़ने से पहले हम पीछे का रिवीजन कर लेंगे, ठीक। और इकोनॉमिक्स होगा, क्योंकि ये भारत का संवैधानिक विकास बहुत ज़्यादा है और थोड़ा टफ टॉपिक है, तो इसको आराम से हम करेंगे और इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा टॉपिक करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1773 का कौन सा एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था, पहली बार कंपनी पे नियंत्रण स्थापित किया था, पहली बार कंपनी पे नियंत्रण स्थापित किया था। और उसमें क्या गया था, नियंत्रण में क्या किया गया था, कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेना, भेंट उपहार हो गया, घूस लेना, इस सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया। एक उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया, जिसका जो है ना अध्यक्ष था एलिजा इम्पे, कलकत्ता हाई कोर्ट का स्थापना किया गया। और बंगाल के गवर्नर को मद्रास और मुंबई के अधीन कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया, उसको शक्ति दे दिया गया। मुंबई और मद्रास का शक्ति भी दे दिया गया मुंबई के गवर्नर को, और बंगाल के गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। अब पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, और आगे चलते हैं। और इसमें बात था निजी व्यापार बंद करवा गया था, ये सब बता दिए थे। निजी व्यापार, घूस लेना, उपहार लेना, ये सब प्रतिबंध हो गया था। चलिए अब आते हैं हाँ, और एक क्वेश्चन यहाँ है, 4 सदस्यीय जो है ना, 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था, 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, परिषद का गठन किया गया था। अब अगला आते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है 1781 में, एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है 1781 में। ये क्यों आता है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दिया गया बंगाल को, ठीक ना। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दे दिया किसको, बंगाल के गवर्नर जनरल को। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की विधि बनाने की शक्ति भी दे दिया गया बंगाल के गवर्नर को, ठीक ना। इसको कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। कब, 1781 का। अब आता है वो समय, पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जिसमें दोहरी शासन व्यवस्था लागू किया जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में किसको रखा जाएगा, राजनीतिक मामले। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में व्यापारिक मामले। अब ध्यान से सुनिए, दोहरी शासन व्यवस्था कब लागू हुआ, 1784 कब लागू हुआ, 1784, ठीक। लेकिन इसको पूछेगा समाप्त कब किया गया, समाप्त किया गया 1858, समाप्त किया गया 1858। ये दोनों क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। दोहरी व्यवस्था लागू हुआ कब, 1784 में, और इसको समाप्त हुआ 1858, अब आते हैं 1793 का चार्टर अधिनियम। 1793 का चार्टर अधिनियम, 1793 के चार्टर अधिनियम में कंपनी के कर्मचारियों का वेतन, भारतीय कोष से, कंपनी के कर्मचारियों का वेतन भारतीय कोष से दे दिया गया, कंपनी के कर्मचारियों का वेतन भारतीय कोष से दे दिया गया। अब आते हैं 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम, इसमें क्या किया गया, कंपनी के लाइसेंस की अवधि 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन इसमें जो है ना, इसमें बहुत सारा जो है ना अवरोध पैदा हुआ। अवरोध पैदा क्या हो गया, इसमें कंपनी की जो ना सीमाएं बांध दिया गया। अब बोल दिया गया पूर्वी एशिया के साथ आप सिर्फ चाय का व्यापार कर सकते हैं, पूर्वी एशिया के साथ सिर्फ चाय का व्यापार कर सकते हैं, चीन और पूर्वी एशिया के साथ,
चीन और पूर्वी एशिया के साथ आप सिर्फ चाय का व्यापार कर सकते हैं। और लाइसेंस की अवधि 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। और इसमें 1813 में और एक इम्पोर्टेंट बात होता है, ईसाई पादरियों को भारत में बसने की अनुमति दे दिया गया। ईसाई पादरियों को भारत में बसने की अनुमति दे दिया और यहाँ रह के ब्याह शादी करने का भी अनुमति दे दिया गया। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ये हो गया किसकी बातें, 1813 के चार्टर अधिनियम, ठीक ना। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, जिसका हम अभी रिवीजन करवाएं। हीरे चलिए अब आते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम। चलिए 1813 का चार्टर अधिनियम में क्या हो गया, कंपनी का लाइसेंस की अवधि 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन चीन और पूर्वी एशिया के लिए सिर्फ चाय का व्यापार करने के लिए। दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ सिर्फ कौन सी का व्यापार करेगा, चाय का। लेकिन 1813 का ये बात था, ये बात कब का था, 1813 का। अब इसमें 20 साल जोड़ दीजिएगा तो 1833। अब बोला आपका व्यापार करने की, अब कंपनी जो है ना कोई भी व्यापार नहीं करेगा। अब कंपनी के व्यापार करने का कार्यक्रम खत्म हो गया। बात समझें, 1833 के अधिनियम के तहत क्या हो गया, कंपनी के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। कंपनी के व्यापार पर क्या किया गया, प्रतिबंध। कंपनी के व्यापार पर क्या किया गया, प्रतिबंध। कंपनी के व्यापार पर क्या किया गया, प्रतिबंध क्या लगा दिया गया। कब, 1833। 1833 के द्वारा कंपनी के व्यापार पे प्रतिबंध लगा दिया गया। अब कंपनी यहाँ क्या करेगा, झाल बजाएगा नहीं। अब यहाँ कंपनी जो है ना सिर्फ प्रशासन का काम देखेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रशासन का काम देखेगा। व्यापार का काम कंपनी को देखना नहीं है। अनेक देख 1833 से कंपनी पे 1813 से कंपनी पर कंट्रोल लगाया। अब कंपनी का व्यापार खत्म हो गया और 1884 में जाके कंपनी को पूरी तरह भंग कर दिया जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ गया ना, 1813 समझ में आ गया, 1833 समझ में आ गया। हाँ बोलो। वो सब जो है ना छोटा छोटा, वो मतलब पूर्ण रूप से अधिनियम नहीं था। बात समझे, वो बीच समय नहीं होता है, संसद में बीच में कोई सत्र आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस समय क्या किया गया, अभी तक चल रहा था बंगाल का गवर्नर जनरल का काम, शासन अभी तक चल रहा था बंगाल का गवर्नर जनरल। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। अभी तक चल रहा था बंगाल का गवर्नर जनरल, अभी तक चल रहा था 1833 तक चल रहा था बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल। ये बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, ये मद्रास में भी कानून बनाएगा, मद्रास में भी कानून बनाएगा और मुंबई में भी कानून बनाएगा। बंगाल में कानून बनबे करेगा, मद्रास में भी बनाएगा, मद्रास में भी बनाएगा और मुंबई में बनाएगा। लेकिन अब बंगाल के गवर्नर जनरल को कर दिया गया भारत का जो गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल को कर दिया भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल को कर दिया भारत का। कब 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर बना दिया, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर बना दिया। इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ लॉर्ड विलियम बेंटिक्स को, लॉर्ड विलियम बेंटिक्स को। बात समझे, क्योंककि इसका शासनकाल कब है, 1828 से 1835, यही ना है छोटू कुमार। हाँ, ऐसे मेट 35 में आ जाता है, मेटकॉप भी आ जाता है 35 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आया। चलिए ये बहुत थोड़ा सा जटिल चीज़ है, इसलिए आराम से समझा रहे हैं। चलिए अब एक और यहाँ काम हुआ है, अब समझिए और एक काम हुआ है। चूँकि बंगाल के गवर्नर जनरल को बना दिया है पूरा भारत का। हाँ, अब पहले मद्रास का कानून कौन बना रहा था, मद्रास का कानून कौन बनाया था, बंगाल का गवर्नर। अब मुंबई का कानून भी बनाया था बंगाल का। तो इस नियम को कहते हैं केंद्रीयकरण। इस नियम को क्या कहते हैं, केंद्रीयकरण। लेकिन 1833 के अधिनियम के द्वारा बम्बई के गवर्नर का शक्ति वापस लौटा दिया और मद्रास के गवर्नर का भी शक्ति वापस लौटा दिया। मद्रास और बम्बई के
गवर्नर का शक्ति वापस लौटा दिया। आप बम्बई को आप देखिए, मद्रास को अपना देखिए, हम पूरा भारत पर कंट्रोल करेंगे। तो इस नियम को कहेंगे विकेंद्रीयकरण। इसे क्या कहेंगे? विकेंद्रीयकरण। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत केंद्रीयकरण की शुरुआत हुआ। किसका? केंद्रीयकरण। लेकिन 1833 के तहत विकेंद्रीयकरण का स्टार्ट हुआ। किसका? विकेंद्रीयकरण। यानी सबके गवर्नर का जो पावर है वो लौटा दिया। मद्रास के गवर्नर का पावर लौटा दिया और बम्बई के गवर्नर का पावर लौटा दिया। तीनों का पावर क्या किया? दोनों का पावर क्या किया? लौटा दिया। तो देखिए आप अभी तक क्या क्या याद किए? एकदम बढ़िया से दिमाग को एकदम क्रिस्टल क्लियर करके चलते हैं, एकदम बढ़िया से दिमाग को शांति करके। देखो 1813 में 20 साल के लिए चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार करने के लिए रखा। लेकिन 1833 में क्या किया? व्यापार पे प्रतिबंध लगा दिया। कंपनी कोई भी व्यापार नहीं करेगा, अब सिर्फ क्या करेगा? प्रशासन करेगा। और बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। और वो व्यक्ति था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। यानी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और मद्रास के गवर्नर को अपना पावर लौटा दिया और मुंबई के गवर्नर को अपना पावर लौटा दिया। तो विकेंद्रीयकरण का स्टार्ट हुआ। बात समझिए, विकेंद्रीयकरण का स्टार्ट हुआ। और यहाँ समझिए 1843 में और एक नियम बना, दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। दास प्रथा को क्या किया गया? अवैध। और दास प्रथा का जो उन्मूलन हुआ 1843 में। दास प्रथा का जो उन्मूलन हुआ 1843 में। कब हुआ? 1843। दास प्रथा का उन्मूलन 1843। बात समझेंगे ना? लेकिन किस विधि के द्वारा? 1833 के चार्टर के द्वारा। 1833 के चार्टर के द्वारा। बात समझे? और मेकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन हुआ। मेकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन हुआ 1834। लुसेंट में सबसे नीचे लिखा होगा ये बात। लुसेंट में सबसे नीचे है ना? लुसेंट में ये बात, हाँ 1834 में ना, 1834 में। हाँ तो हाँ बात समझे कि ना? तो विधि आयोग का गठन कब हुआ? 1834 में, लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में। और अभी तक एक और बात याद रखना है, और एकदम खतरनाक बात है जो कि याद करना है। इसमें कंपनी के कर्मचारियों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति, लिंग, रंग, रूप, स्त्री, पुरुष, इस आधार पर भेदभाव को समाप्त किया जाएगा। बात समझें? कंपनी के कर्मचारियों के साथ जाति, लिंग, रंग, रूप, स्त्री, पुरुष से भेदभाव को क्या किया जाएगा? समाप्त किया जाएगा। बात समझे कि नहीं? बात समझें? ये है पूरा किसका है? 1833 समझ में आ गया बढ़िया से? क्वेश्चन पूछा, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों का में रंग, रूप, जाति भेदभाव को समाप्त किया गया? 1833 के चार्टर के द्वारा। दासों पे प्रतिबंध लगाया गया। किस अधिनियम के तहत? 1833 के अधिनियम के तहत। कंपनी के व्यापारिक अधिकार पे प्रतिबंध लगा दिया गया। किस अधिनियम के तहत? 1833। अब काम रहा सिर्फ प्रशासन का। और विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ? 1833। क्लियर हो गया? याद हुआ? हाँ बढ़िया से बैठ गया दिमाग में? चलिए फोल्डर बन गया ना? चलिए मेरा काम है फोल्डर बनाना, ठीक। चलिए अगला है 1853 का चार्टर अधिनियम। ठीक हो गया ना? सा हुआ। चलिए देखिए 1853 का चार्टर अधिनियम। हाँ विकेंद्रीयकरण, हाँ 1773 में केंद्रीयकरण। वहाँ लिखल नहीं, विकेंद्रीयकरण वहाँ लिखल नहीं है, लुसेंट में नहीं लिखा हुआ है। हाँ 1833 में विकेंद्रीयकरण। चलिए हो गया, झगड़ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम। तो 1853 के चार्टर अधिनियम में क्या किया गया, कंपनी का जो कर्मचारी है पहले नाम दर्ज करवाया जाता था, मनोनीत किया जाता था, जिसका मन होता था उसका नियुक्ति होता था। अब जो है ना 1853 के द्वारा 1853 के द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा स्टार्ट हुआ। कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का स्टार्ट कब से हुआ, 1853 के चार्टर के द्वारा। कब से, 1853 के चार्टर के द्वारा, ठीक ना। कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का स्टार्ट कब से हुआ, 1853 के चार्टर के द्वारा। अब प्रथम ICS कौन है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। बात समझे। इसका एग्जाम कहाँ होता था, लंदन में। अब मात्र उम्र रहता था 22 साल में आपको जो है ना क्लियर करना पड़ता था वो लंदन में जाके, इतना टफ एग्जाम को, ठीक ना। चलते हैं, स्टार्ट कर, आगे बढ़ते हैं। और एक काम हुआ था, 6 सदस्यीय विधान परिषद का गठन हुआ था। 6 सदस्यीय विधान परिषद का गठन हुआ था। 6 सदस्यीय विधान परिषद का गठन हुआ था। गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग। अब इसको फोल्डर बनाते हैं, चलिए अब इसको फोल्डर बनाते हैं। आइए इधर आइए, ऐसे पति करने से जो ना ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है। इधर आइए, अब हम देख लीजिए 1853 को फोल्डर बना के बैठाते हैं। 1853 में के चार्टर में 3 काम। पहले बात, प्रतियोगी परीक्षा का स्टार्ट, पहला काम प्रतियोगी की परीक्षा का स्टार्ट। दूसरा, प्रशासनिक काम और विधायिक काम को अलग कर दिया गया। प्रशासनिक काम और विधायिक काम को अलग, प्रशासनिक काम और विधायिक काम को अलग, प्रशासनिक और विधायिक काम को अलग, हो गया 2 गो। और तीसरा हो गया 6 सदस्यीय विधान परिषद का गठन। 6 सदस्यीय विधान परिषद का गठन है। हमें जाने छो तोरा सनी के नहीं समझ में आवे छे, तो एक बार फिर बोली दै छियो। देखें, प्रतियोगिता परीक्षा का स्टार्ट हुआ 1853 के चार्टर के तहत। प्रतियोगिता परीक्षा स्टार्ट हुआ 1853 के चार्टर। और विधायी काम और प्रशासनिक काम को अलग कर दिया गया। विधायी काम अलग, प्रशासनिक काम अलग। विधायी काम अलग, विधायी काम कौन करता है, मंत्रिमंडल करता है। बात समझिए, मंत्री सब बनाता है विधायी का कानून, ठीक ना। तो विधायी काम और प्रशासनिक काम को अलग कर दिया गया किस अधिनियम के तहत, 1853 के चार्टर के तहत। अब एक है विधान परिषद का गठन किया गया 1853 के चार्टर के तहत। 6 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया 1853 के चार्टर। क्लियर हो गया। अब आते हैं, वो पल आता है 1858 का। 1858 का भारत शासन अधिनियम। हाँ 1800। अब देखो, इसके पहले तक चला था चार्टर, इसके पहले तक क्या चला, चार्टर। अब चलेगा कौन, भारत शासन अधिनियम। अब चलेगा कौन, भारत शासन अधिनियम। चलिए 1800 ईस्वी कितना है बउआ रे, इसके 1 साल पहले क्या हुआ था, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने गोईचार लेफ्टिनेंट बॉग और हुरन की हत्या कर दिया था। बात समझे, यहीं से विद्रोह ये स्टार्ट हुआ। क्यों, चर्बी वाले कारतूस के कारण। न्यू ब्राउन बेस राइफल था, उसके जगह शामिल कर दिया था न्यू एनफील्ड राइफल, जिसमें जो गोली भरा जाता था, पहले उसको मुंह से छिला जाता था, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी होता था। इसी के सिलसिला में विद्रोह हुआ। बात समझे। अब इस विद्रोह के कारण इस विद्रोह के कारण जो अधिनियम आना चाहिए 20 साल के बाद, जो अधिनियम आना चाहिए 20 साल के बाद, वो आ गया 5 साल के। 53 है ना, 58 है, 5 साल में हुआ। 53 था, 58। बात समझे कि नहीं। अब आइए इधर आइए, फोल्डर बनाते हैं आप लोग के दिमाग में। आप लोग मोबाइल में हाई फोटोशॉप का फोल्डर बना के रखते हैं, हम आप लोग के दिमाग में जीके का फोल्डर बनाते हैं। चलिए समझिए, 1858 के भारत शासन अधिनियम में क्या पहला काम, देखिए 1813 में क्या किया। 1813 में क्या हुआ,
कंपनी का सिर्फ पूरे भारत के साथ व्यापार नहीं रहा, चीन और एशिया के साथ व्यापार रहा, चीन और एशिया के साथ, पहला काम। अब दूसरा काम क्या हुआ, 1833 में क्या हो गया, कोई व्यापार नहीं, सारे व्यापार, पहले तो बोला भैया जा तुम चीन और एशिया में चाय का व्यापार करो, भारत में अब तुम्हारा व्यापार नहीं है। अब 33 में आकर कोई व्यापार नहीं करेगा तुम, यहाँ सिर्फ कानून व्यवस्था देखो, प्रशासन का काम देखो, कोई व्यापार नहीं करना है। और 1858 में कहा तुम कुछ नहीं करना है, ना तुमको कंपनी व्यापार करना है, व्यापार तो पहले ही खत्म, और प्रशासन का काम भी नहीं करेगा तुम, प्रशासन का काम भी खत्म। बोलेगा भैया प्रशासन का काम कौन करेगा, क्राउन करेगा, ब्रिटिश महाराजा या महारानी, अगर उस समय महारानी था तो क्राउन करेगा, ब्रिटेन का राजा या ब्रिटेन की रानी, जो भी उस समय गद्दी पर बैठेगा। बात समझे, यानी भारत का शासन कहाँ से चलेगा, ब्रिटिश संसद से। कहाँ से चलेगा, ब्रिटिश संसद से। ओके नहीं, दिमाग में बैठा, फोल्डर बैठा। 13 में चीन और पूर्वी एशिया, 33 में व्यापार खत्म, और 58 में बोला सब कुछ खत्म, व्यापार और प्रशासन सब कुछ खत्म। अब आएगा नियम बन के, कहाँ से आएगा, ब्रिटिश काउंसिल से आएगा, ब्रिटिश संसद से आएगा। बात समझे, कहाँ से आएगा, ब्रिटिश संसद से। ओके हुआ, बैठा, ये सब टफ है चीज़ है, बा मतलब बैठाना बहुत टफ की चीज़ है। चलो आओ इधर आओ, अब समझो, आगे बढ़े, आगे बढ़ें, तैयार हो समझने के लिए। चलो अब क्या हुआ, अब एक नया पद का निर्माण हुआ, अब एक नया पद का निर्माण हुआ। बात समझें, पहले था, सुनो पहले 1773 में बंगाल का गवर्नर बना, 1773 में बंगाल का गवर्नर, पहले गवर्नर था, नाम हो गया गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। लेकिन 1833 में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, तो बंगाल का जगह नाम घुसे दिया इंडिया, बंगाल का जगह नाम हो गया इंडिया। तो 1833 में इंडिया का, भारत का गवर्नर जनरल हो गया, वो था विलियम बेंटिक। लेकिन 1858 में जब आते हैं तो उस गवर्नर जनरल का नाम खत्म, तो गयो लाला तो गयो, अब आ गया वायसराय। अब कौन आ गया, वायसराय। गवर्नर जनरल की जगह आ गया नाम वायसराय। कौन आ गया, वायसराय। और इस सौभाग्य प्राप्त हुआ लॉर्ड कैनिंग को। आज हम लॉर्ड बोल दे रहे हैं लेकिन लॉर्ड नहीं बोलेंगे, कैनिंग को। किसे मिला, कैनिंग को। तो प्रथम वायसराय कौन बना, कैनिंग। कौन बना, कैनिंग। ओके, समझ में आ गया ना। 73 भारत का बना, 33 और फिर वायसराय आया 58। ओके ना, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। जबरदस्त, ए उखरे बतन के बिखरे चमन, तो बोल दो। हाँ चलो, चलो देखिए, आइए आप लोग तैयार है ना, ए ऑनलाइन वाले, तो सुनो ध्यान से, ठीक। अब आते हैं 28 हो गया, वायसराय कौन बन गया, कैनिंग। अब बोला कि ना शासन कहाँ से चलेगा, ब्रिटिश क्राउन से। अब यहाँ से स्टार्ट होता है ताज का शासन। किसका शासन, ताज का। यहाँ ऐसे भी बोलता है ताज का शासन कब से स्टार्ट होता है, 1858 से। ब्रिटिश महारानी का शासन 1858 से, जो भी है गद्दी पर। अब एक नया पद आ गया, नया पद आ गया वायसराय से ऊपर भी। अब पहले सर्वोसर्वा आता था भारत में वायसराय, सर्वोसर्वा कौन रहता था, वायसराय। अब उसके ऊपर भी बैठा दिया भारत सचिव को, उसके ऊपर बैठ गया भारत सचिव। वायसराय पहले कौन था, सर्वोसर्वा वायसराय। अब उसके ऊपर आ गया भारत सचिव। कौन आ गया, भारत सचिव। कौन आ गया, एक नया पद का सृजन हुआ, भारत सचिव। एक नया पद का सृजन हुआ, भारत सचिव। बात समझे। आज भारत सचिव के अंदर आता था कौन, वायसराय। जैसे ऐसे समझो, ऐसे समझे, जैसे एसपी है, एसपी है, प्रशासनिक काम देख रहा है। और एसपी किसके कंट्रोल में रहेगा, डीएम के कंट्रोल में। किसके कंट्रोल में, डीएम। उसके ऊपर कौन है, डीएम। तो एसपी हो गया वायसराय, डीएम हो गया सचिव। ऐसे समझ लो। ओके ना, आगे बढ़े, आगे बढ़े ना। चलिए, और यहाँ तो हो गया 15 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन किया गया। 15 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन किया गया, जिसमें 8 ब्रिटिश और 7 भारतीय। 8 ब्रिटिश और 7 भारतीय। बात समझे कि नहीं। हाँ, अभी तो हम बता ही दिए थे ना वो। हाँ, द्वैध शासन 1784 में लागू हुआ था, उसको समाप्त कर दिया गया। 1858 में क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। 1858 में क्या कर दिया गया, संतान। बात समझे ना हम। द्वैध शासन 1784 में लागू हुआ और उसको 1858 में क्या किया गया, समाप्त। ओके, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत।
1858 का कहानी इतने है, आप पढ़िएगा ना तो जितना बात वहाँ लिखल है एक एक बात को हम क्या बिंदुवत तरीका से आपको बता दिए। आप समझेंगे ना, आप आराम से अस्थि से मौका मिले तो पढ़ लीजिएगा, इतना का काम कीजिएगा मेरे लिए नहीं अपने लिए। चलते हैं, अब आते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, कब का? 1861 का भारत परिषद अधिनियम। चलिए इसमें आपको याद क्या रखना है, इसमें एक चीज़ का याद रखना है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। ये उतना इम्पोर्टेंट लाइन नहीं है। दूसरा लाइन अति इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट कि आप सोच नहीं सकते हैं। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ तो 1861 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1861 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा विभागीय प्रणाली का शुरुआत हुआ। इस समय वायसराय कौन था? कैनिंग। तो विभागीय प्रणाली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? कैनिंग को। विभागीय प्रणाली का जन्मदाता कैनिंग को। विभागीय प्रणाली का जन्मदाता कैनिंग को। विभागीय प्रणाली का जन्मदाता विभागीय प्रणाली का जन्मदाता। अब ध्यान से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत केंद्रीय प्रणाली का नींव हुआ, लेकिन 1833 के तहत विकेंद्रीय प्रणाली। 1833 के तहत विकेंद्रीय प्रणाली, लेकिन विभागीय प्रणाली 1861। विभागीय प्रणाली 1861। अब यहाँ एक शक्ति दिया गया वायसराय को। वायसराय को एक शक्ति दिया गया, अध्यादेश जारी करने का शक्ति। अध्यादेश जारी करने का शक्ति किस अधिनियम के तहत? 1861 के अधिनियम के तहत अध्यादेश जारी करने का शक्ति दिया गया। अभी अध्यादेश जारी करने का शक्ति हमारे राष्ट्रपति जी को है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के तहत। बात समझे? अब अध्यादेश की अवधि कितना है? 6 साल। 6 माह बुला गया जुबान से, ठीक ना, समझें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या किया गया? अध्यादेश ये हो गया। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद। देखो 1853 के तहत 6 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया। 1853 के तहत 6 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया, लेकिन 1861 में अब विधान परिषद की संख्या बढ़ा दिया गया। पंजाब में, बंगाल में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति दिया गया, ठीक ना। अब और यहाँ क्या हो गया? कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय को शामिल करने लगा। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय को शामिल करने लगा। तो गवर्नर जनरल कैनिंग में 3 भारतीय को शामिल किया। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिवाकर राय को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। तो देखो सुनो, पहले विधान परिषद का गठन कब हुआ? 1853। लेकिन विधान परिषद का विस्तार कब हुआ? 1861। कहाँ का? बंगाल में खुला, उत्तर पश्चिम प्रांत में खुला और पंजाब में खुला। अब विधान परिषद में भारतीय को शामिल किया गया। विधान परिषद में भारतीय को शामिल किया गया। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिवाकर राय को विधान परिषद में शामिल किया गया। चलिए ये अब देखिए, इसमें क्वेश्चन जो आप लोग से क्या पूछेगा ये समझिए। ए बबुआ, बस यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। विभागीय प्रणाली का स्टार्ट किस अधिनियम के तहत हुआ? 1861 के भारत शासन अधिनियम। दूसरा, एक एक बात देखो, कम पढ़ेंगे जो भी करेंगे परफेक्ट करेंगे। बात समझे? एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, एक एक चीज़ नहीं हम रटेंगे सब कुछ, लेकिन दिमाग में रखेंगे कौन चीज़ जो एकदम एग्जाम में आता ही आता है। पहला आता है विभागीय प्रणाली कैनिंग के द्वारा। विभागीय प्रणाली कैनिंग के द्वारा 1861 के भारत शासन अधिनियम। दूसरा क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है ना किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत। ओके, क्रिस्टल क्लियर हुआ ना? चलिए आगे बढ़े। ये 2 क्वेश्चन यहाँ याद रखना है और ऐसे चलते फिरते याद रखिएगा। देखिए 1853 में विधान परिषद का गठन किया, अब तो उसका संख्या बढ़े करेगा। अब दिने दिन उसका संख्या क्या होगा? बढ़ेगा। तो बढ़ा कहाँ? बंगाल में बढ़ा, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत बढ़ा और पंजाब में बढ़ा, ठीक ना। 62 में बनता है बंगाल में, ठीक ना, और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 66 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1873 का अधिनियम, इसके तहत बोला गया कंपनी को हम कभी भी भंग कर सकते हैं। कंपनी को सब कुछ तो छीनिए लिया,
कंपनी को सब कुछ तो कंपनी का छीनिए लिया, अब बोला कि कंपनी को कभी भी भंग कर सकते हैं, बोल दिया शादी करके आ गया, अब तुमको कभी कखनी हम अलग कर सकते हैं, तैयार होना, अलग होने के लिए तुम तैयार आना, वार्निंग घंटी दे दिए हैं, ठीक ना। तो बिना नौकरी का शादी ब्याह करेगा घर में तो यही सब होगा, बात समझा, कहेगा कखनियों अलग कर देंगे, हमेशा धमकी देगा, ठीक ना। तो 1 जनवरी 1884 को कंपनी को पूरी तरह क्या क्या भंग, 1 जनवरी 1884 को कंपनी को पूरी तरह क्या क्या दिया गया, भंग। और यहाँ कुछ ने शाही उपाधि 1876 कुछ ने महारानी को जो है ना भारत की सामग्री घोषित किया गया, 1876 के शाही अधिनियम के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब घोषित किया गया, 1876 को, 1876 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब, 1876, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब घोषित किया गया, 1876 महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री 1876। चलिए आगे बढ़िए। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। यहाँ देखिए यहाँ क्या हुआ, इसके पहले जो है ना बजट वगैरह जो है ना, बजट उतना नहीं पूछता है। आइए अब आइए 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत हुआ। एक क्वेश्चन बार बार पूछता है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत कब हुआ, 1892। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत 1892 का भारत परिषद अधिनियम के तहत, 1892 का भारत परिषद अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत, 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, अप्रत्यक्ष। अब जानते हैं जी, एक बात बताएं, इस चुनाव में जो होता था क्या होता था, मात्र जनसंख्या का 10% लोग को वोट देने का अधिकार था, मात्र 10% को। और वो भी वोट कौन दे सकता था, राजा महाराजा, पैसा के अनुसार, संपत्ति के अनुसार और विद्वान ज्ञानता के अनुसार वोट देने का अधिकार था, सबको अधिकार नहीं था, ठीक ना। तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का स्टार्ट कब से हुआ, 1892 के, ठीक ना। अब बजट पे बहस वस ये है। चलिए लेकिन यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत कब हुआ, 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। चलिए अब आता है वो पल 1919 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसे कहते हैं मार्ले मिंटो अधिनियम। इसे मार्ले मिंटो अधिनियम किसे कहते हैं, 1909 के अधिनियम को कहते हैं मार्ले मिंटो अधिनियम। मार्ले कौन है, भारत सचिव है, मिंटो कौन है, वायसराय, मिंटो कौन है, वायसराय। बात समझे कि नहीं, मार्ले मिंटो अधिनियम, मार्ले मिंटो अधिनियम, बात समझिए कब को कहते हैं, 1909। तो समझिए यहाँ का सबसे एकदम लाजवाब शानदार एकदम एक नंबर है, सांप्रदायिकता का यहाँ जो है ना बीजारोपण होता है। सांप्रदायिक प्रणाली का शुरुआत होता है कब से, 1909 से। यानी कि सांप्रदायिक प्रणाली में क्या होता है, सांप्रदायिक प्रणाली में क्या होता है, हिंदू को हिंदू वोट करेगा, मुस्लिम को मुस्लिम वोट करेगा। यहीं बीज बोआ गया किसका, पाकिस्तान का, यहीं बीज बोआ गया पाकिस्तान का। बात समझे, सांप्रदायिकता के आधार पर वोट होने लगा। बात समझे, अभी हम लोग सब कोई वोट देता है ना, उस समय क्या हो गया, हिंदू को हिंदू वोट देगा, मुस्लिम को, आगे चलिएगा ना तो सिख को सिख वोट देगा, ईसाई को ईसाई वोट देगा, दलित को दलित वोट देगा, आगे हाँ सबको अलग कर दिया गया था आगे। बात समझें, तो 1909 में हम किस लिए याद है, 1909 को क्यों याद रखेंगे, सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए, सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए, सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए। तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है, मिंटो को। किसको कहा जाता है, मिंटो को, ठीक ना। और दो बात याद रखने का थोड़ा सा सब्र कीजिए, हम जान रहे हैं आप लोग को कष्ट बहुत हो रहा है, लेकिन थोड़ा कष्ट की सीमाएं को बढ़ा दीजिए, आपके हौसलों से ऊपर आपका कष्ट नहीं है। चलिए, और एक केंद्रीय विधान परिषद और विधानमंडल का गठन हुआ। केंद्रीय देखिए है कहीं, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद, यहाँ नहीं होगा, सॉरी यहाँ नहीं, आगे है, यहाँ नहीं है, सॉरी, हाँ नहीं वो अलग है। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में पहली बार बजट पर वाद विवाद और सार्वजनिक ये है कि आगे 1919 में जो होता है ना, केंद्रीय विधान परिषद और विधानमंडल का गठन होता है 1919 में, समझे, 1919 में।
केंद्र में द्विसदात्मक विधायिका का स्थापना होता है 1919 में। केंद्र में द्विसदात्मक विधायिका का स्थापना, इसमें इतने का जाना है 1909 में, ठीक ना। अब आते हैं 1919, जिसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। एक बार देख लीजिए, बस 2 सेकंड के लिए यहाँ देख लीजिए, उसके बाद मन करते हैं। देखिए यहाँ 1919 को देख लीजिए। 1909 में जान लिए कौन सी के लिए याद रखना हमको, सांप्रदायिकता के लिए। अब 1919 को क्यों याद रखेंगे, 1919 में केंद्रीय विधानमंडल और विधान परिषद का स्थापना हुआ। केंद्रीय विधानमंडल और विधान परिषद, केंद्रीय विधानमंडल अभी का लोकसभा है, अभी का कौन सी है, लोकसभा, और केंद्रीय विधान परिषद अभी का राज्यसभा है। तो लोग ऐसे उल्टा इन्हें क्वेश्चन पूछेगा, केंद्रीय विधानमंडल और केंद्रीय विधान परिषद का गठन कब हुआ था, पूछेगा लोकसभा और विधान परिषद का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम। बात समझे कि नहीं, 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल और विधान परिषद, केंद्रीय विधानमंडल हो गया लोकसभा या केंद्रीय विधान परिषद हो गया राज्यसभा का गठन हुआ था। बात समझे। और एक क्वेश्चन यहाँ से अति इम्पोर्टेंट है, केंद्र में प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। अब वहाँ का द्वैध शासन अलग है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। दोहरी शासन व्यवस्था तो 1784 अब खत्म हो गया 1858 में, 1858 में। अब फिर अब यहाँ द्वैध शासन यहाँ कब लागू होता है, 1919 में। अब वहाँ लिखा रहेगा, वहाँ सिर्फ सुनो, पहले ध्यान से सुनो, बोलना नहीं आगे। वहाँ बोलेगा सिर्फ दोहरी शासन व्यवस्था कब लागू किया गया था, 1884 में, सॉरी 1784 में। 1700 सिर्फ रहेगा दोहरी, सिर्फ रहेगा दोहरी शासन व्यवस्था। और दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त कब किया गया, तो 1858। अब क्वेश्चन रहेगा प्रांतों में द्वैध, प्रांतों में द्वैध, तो 1919 प्रांतों में द्वैध 1919। लेकिन बोल देगा केंद्र में द्वैध, केंद्र में द्वैध, केंद्र में द्वैध, तो 1835। बात समझे कि नहीं, किस, हाँ 1935। अब बुला गया उन्हें 28 कहाँ से आ जाएगा, 1935, ठीक ना। बात समझे कि नहीं, ये आप लोग को यहाँ तक हम करवा दिए हैं, ठीक। चलिए अब निकालिए इकोनॉमिक्स, अब निकालिए इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स निकालिए। हाँ केंद्र में 35 केंद्र में। और द्वैध शासन व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, लियोस कार्टियर। हाँ कार्टियर ना है, ये ना है, कार्टियस को कहा जाता है द्वैध शासन व्यवस्था का जनक। ब्रैकेट में लिखा होगा, लियोनस कार्टियस को कहा जाता है द्वैध शासन व्यवस्था का जनक। लियोनस कार्टियस को कहा जाता है द्वैध शासन व्यवस्था जनक। चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। अब आते हैं इकोनॉमिक्स की तरफ, आर्थिक समृद्धि। चलिए आइए स्टार्ट कीजिए। देखिए हेडिंग में होगा आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। लूसेंट में निकालिए फर्स्ट एक्सरसाइज, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास निकालिए। आर्थिक समृद्धि क्या है, आर्थिक समृद्धि को पहले हम पढ़ देते हैं। आप पढ़ेंगे ना तो आप लोग को शायद कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर हम इसको पढ़ेंगे, ये दोहा को कहते हैं आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय किसी भी समय अवधि में। देखिए भैया अभी तरीका पेशेंस रखिए, अभी हमारी दोहा को पढ़ देते हैं, अभी समझिएगा नहीं, लेकिन जैसे ही पढ़ा खत्म होगा तो इतना बढ़िया से समझाएंगे नहीं, आप भूलिएगा कहियो नहीं। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को कभी नहीं भूलिएगा। अभी हमको अभी पढ़ने दीजिए, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, दिल पे पत्थर बांध के थोड़ा सुन तो लीजिए रामायण को। कहता है आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय किसी समय अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय से है। किससे है, होने वाली वास्तविक आय से। समानतः सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है GNP का फुल फॉर्म, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद को कहेंगे GDP। क्या कहेंगे, GDP। और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से है, ठीक ना। तो आर्थिक समृद्धि मतलब क्या हो गया, GDP बढ़ रहा है, GNP बढ़ रहा है और प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है।
क्या बढ़ रहा है? जीएनपी। क्या बढ़ रहा है? जीडीपी। और क्या बढ़ रहा है? प्रति व्यक्ति आय। तो कहेगा आर्थिक समृद्धि है। क्या है? आर्थिक समृद्धि है। लेकिन वह एक लाइन होगा, उसको अंडरलाइन कर दीजिए और स्टार लगा दीजिए। ये परिणात्मक परिवर्तन होता है। ये परिणात्मक परिवर्तन होता है। ये परिणात्मक परिवर्तन होता है। तो आर्थिक समृद्धि क्या है? परिणात्मक है। क्या है? परिणाम। अभी पेशेंस रखने दीजिए भैया। आर्थिक समृद्धि को एक बार पढ़ लिए, एक बार आर्थिक विकास पढ़ने दीजिए, उसके बाद हम अपने तरीक़ा से इसको समझाएंगे, एकदम लाजवाब समझाएंगे। आप टेंशन न लीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब हम पढ़, ये क्या है? ये क्या है? परिणात्मक परिवर्तन होता है। आर्थिक समृद्धि क्या है? परिणात्मक परिवर्तन। क्या है? परिणात्मक परिवर्तन। बात समझे? अब आते हैं आर्थिक विकास। अब क्या आते हैं? आर्थिक विकास। इस सब फुल फॉर्म याद रखिएगा। जीएनपी किसे कहते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। एन मतलब नेशनल और डी मतलब डोमेस्टिक, ठीक ना? सकल घरेलू उत्पाद। अब आते हैं आर्थिक विकास। कहता है आर्थिक विकास की अवधारणा आर्थिक समृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक है। आर्थिक विकास उससे क्या है? अधिक व्यापक है। आर्थिक विकास सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, गुणात्मक एवं परिणात्मक सभी परिवर्तन से संबंधित है। ये गुणात्मक भी है, परिणात्मक भी है। गुणात्मक भी है, परिणात्मक भी है। गुणात्मक भी है, परिणात्मक है। पढ़ लेना। अब सब कुछ बंद कर दीजिए। अब समझिए आर्थिक समृद्धि होता है क्या और आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास क्या होता है। आर्थिक समृद्धि है, आर्थिक विकास, यही दो चीज़ है ना। अब समझिए, बंद कीजिए, कर दीजिए। वहाँ नहीं। आर्थिक समृद्धि क्या है? आप लोग देखिए, आर्थिक समृद्धि परिणात्मक होता है। आर्थिक समृद्धि क्या होता है? और आर्थिक विकास जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है, देखिए आर्थिक समृद्धि मतलब इकोनॉमिक्स ग्रोथ। समृद्धि मतलब इकोनॉमिक्स ग्रोथ। और इकोनॉमिक्स आर्थिक विकास मतलब होता है इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, ठीक ना? तो जब ग्रोथ होगा, तो जैसे मान लीजिए ग्रोथ जब होता है ना, तो सब आदमी, जैसे मान लीजिए आपके पास पैसा आ गया है, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आया, तो आप ग्रोथ कर दिए। लेकिन आप ग्रोथ तो किए हैं, लेकिन आपका पहनावा ओढ़ावा, चाल चलन, अग्रम बेगम सब वही है जैसा था पहले की तरह। बात समझे? आपका पैसा आया, लेकिन आपके कल्चर में परिवर्तन नहीं हुआ। आप अपने बच्चा को वही स्कूल में पढ़ा रहे थे जिस स्कूल में पहले पढ़ा रहे थे। बात समझे? यानी कि आप अपना सांस्कृतिक सामाजिक ढांचा को नहीं बदलें। तो ये हो गया इकोनॉमिक्स ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि हुआ। ये क्या हो गया? आर्थिक समृद्धि। और एगो के पास पैसा आया, तो अपना बच्चा का स्कूल जो है ना, उसके पास इतना पैसा आ गया, पहले दिल्ली में पढ़ाया था तो अब अमेरिका भेज दिया। हाँ, बात समझे? हाँ, वो चल रहा था फॉर्च्यूनर से, तो अब चलने लगा ऑडी से चलने लगा। बात समझे? समझे कि नहीं? पहले घर था 1 करोड़ का, तो अब घर एकदम 5, 10, 20 करोड़ का घर है। तो इसको कहेंगे इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। इसका विकास हुआ, वो ग्रोथ किया, ये विकास, यानी कि हर तरह से इसका क्या हो गया? विकास हो गया। अब इसका रहन सहन जो है ना, सभ्यता संस्कृति भी बदल गया। बात समझे? तो इसमें परिणात्मक परिवर्तन, तो देखो उसका भी पैसा बढ़ा, इसका भी, तो इसका गुण भी बढ़ गया। विकास में क्या हो गया? गुण भी बढ़ गया। बात समझे? तो डेवलपमेंट तब कहेंगे जब आप चहुमुखी विकास कीजिएगा। बात समझे? है पैसे बढ़ाए तो नहीं। बात समझे? बचवा को स्कूलों भेजना पड़ेगा बढ़िया, ठीक ना? है पैसा बढ़ा लिए और जाके गोईठा बेच रहे हैं, तो हुआ इकोनॉमिक्स ग्रोथ, ठीक ना? समझ में आ गया? अब समझे कि नहीं? इकोनॉमिक्स आर्थिक समृद्धि क्या है, आर्थिक विकास क्या है, समझ में आया अंतर? तो इसीलिए कहा जाता है आर्थिक समृद्धि को कहता है परिणात्मक, है पैसा है, आर्थिक विकास को कहता है परिणात्मक प्लस गुणात्मक, तो गुणों आ गया। बस समझे कि नहीं? ये है, अब पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए अब निकालिए विविध। अब निकालिए विविध। अब निकालिए विविध। इकोनॉमिक्स ज़्यादा नहीं, बढ़िया समझा दिए ना? अब आते हैं दिवस। दिवस होगा सितंबर, दिवस होगा सितंबर। तो शिक्षक दिवस आप लोग जानबे करते हैं 5 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। कब है? 8 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर। और विश्व बंधुत्व एवं क्षमा याचना दिवस, ये भी है 14 सितंबर। ओजोन परत का रक्षण दिवस, ओजोन परत का रक्षण दिवस 16 सितंबर। ओजोन परत दिवस
16 सितंबर, ओजोन परत दिवस 16 सितंबर, और विश्व शांति दिवस 21 सितंबर, विश्व शांति दिवस 21 सितंबर, आईपीएफ की स्थापना 20 सितंबर, आईपीएफ की स्थापना 20 सितंबर, आईपीएफ की स्थापना 20 सितंबर, और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। चलिए आइए इधर, हाँ चलिए, संयुक्त राष्ट्र विशिष्ट अभिकरण एवं संगठन निकालिए। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ 1865, मुख्यालय है जनेवा। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ स्थापना 1865, मुख्यालय जनेवा है। अगला है सार्वभौमिक डाक संघ, सार्वभौमिक डाक संघ 1874, 1874 कहाँ? बर्न स्विट्जरलैंड, 1874 बर्न स्विट्जरलैंड। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 कहाँ? जनेवा। तो जनेवा में दो का मुख्यालय पढ़ लिए हैं, किसका किसका? अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ, ओके ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यटन संगठन, विश्व पर्यटन संगठन 1925 मैड्रिड, विश्व पर्यटन संगठन 1925 मैड्रिड, विश्व पर्यटन संगठन 1925 मैड्रिड, विश्व पर्यटन संगठन 1925 मैड्रिड। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन 1944 मॉन्ट्रियल कनाडा। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन 1944 मॉन्ट्रियल कनाडा, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन 1944 कनाडा। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि 1945 रोम। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन 1945 रोम इटली। और 1945 में विश्व बैंक का स्थापना हुआ था, और 1945 में हुआ था आईएमएफ का स्थापना, और दोनों का हुआ था वुटेन वुड सम्मेलन के तहत। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया 1945, और मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, और विश्व बैंक का भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। यूनेस्को 1940, यूनेस्को 1940 पेरिस, यूनेस्को 1940 पेरिस। देखिए अभी यहाँ 44 दिया ना, उन्हें का बुका देखेगा तो 45 लिख लिया। हम वहाँ पर भी 44 से देखे थे। 45 है ना रे? विश्व बैंक 44 है, विश्व बैंक दृष्टिला में भी 44 से हम याद करके आए हैं। 45 है। वहाँ काटिएगा नहीं, हैफा में लिखिएगा 45, हैफा में का 1944, अरे वहाँ मत देखो, 1944 का वेटन रूट सम्मेलन हुआ था ना, उसके तहत हुआ था स्थापना, इसीलिए लिखता 1944, लेकिन काम स्टार्ट करा था 1945 में। बात समझा? अंतर्राष्ट्रीय, हाँ एक क्या देगा, दोनों नहीं देगा। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन 1948 लंदन। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन 1948 लंदन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन 1948 लंदन। कल कौन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन 1948 लंदन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन 1948, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन 1948 लंदन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन 1948 लंदन। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948, 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन 48 होगा लेकिन दोनों जगह क्या क्या दिया हुआ है?
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन, पुराना वाला लुसेंट में भैया दिया है 1948, लेकिन आप लोग कर लीजिएगा 1958 कर लीजिएगा, 1958 कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन 1958 कर लीजिएगा। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948 को, विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948 कहाँ, जनेवा, कहाँ है, जनेवा। और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन 1958 लंदन, कहाँ है, लंदन, ठीक ना। अब विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान 1950, आप लोग को 50 दिया है ना, 50 है नाम। विश्व मौसम विज्ञान संगठन 1950 जनेवा। अब पुराना वाला में भैया 51 दिया है, कर लीजिएगा इसको 50। विश्व मौसम विज्ञान संगठन पुराना वाले लुसेंट में दिया है 51, 1951, कर लीजिएगा 1950 जनेवा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन 1950 जनेवा, ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण 1957 वियना। परमाणु से आएगा कुछ भी तो वियना मारिएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण 1957 वियना, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण 1957 वियना। और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन 1966 वियना, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन 1966 वियना। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, हाँ, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन 1967, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन 1967 कहाँ, जनेवा। तो जनेवा में क्या हो गया, श्रम हो गया, श्रम हो गया, दूरसंचार हो गया, श्रम हो गया, दूरसंचार हो गया, हेल्थ हो गया, सब कहाँ है, जनेवा में, ठीक ना। और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, देखिए कृषि से आया तो कहाँ, रोम 1976। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास को 1976 रोम, 1976 रोम, कोई दिक्कत नहीं है, पास में है तो कोई दिक्कत नहीं है। विश्व व्यापार WTO इम्पोर्टेंट है, WTO विश्व व्यापार संगठन 1995, ये भी जनेवा। तो विश्व व्यापार हो गया जनेवा, अब स्वास्थ्य भी हो गया जनेवा, दूरसंचार हो गया जनेवा, ठीक ना, और श्रम भी हो गया जनेवा, ठीक ना। अब फिर आए वो व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध, देखो परमाणु आ गया तो वियना, परमाणु आ गया तो वियना 1996। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन CTBT 1996, हाँ, रासायनिक हथियार निषेध, ये भी 1997। ये बस एगो है द हेग, नीदरलैंड। रासायनिक हथियार निषेध संगठन, रासायनिक हथियार निषेध संगठन 1997 द हेग। चलते हैं, इसी के साथ समाप्त किया जाता है आज का सेशन। जय हिंद, जय भारत। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में। चलते हैं, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। जब तक आपकी मस्ती जिंदा है तब तक आपकी हंसती जिंदा है। चलिए।